भारत के लोकतंत्र की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। हालांकि इस लोकतंत्र का एक काला अध्याय भी है और इस अध्याय के पूरे हुए आज 50 साल हो गए हैं। इस काले अध्याय में कहानी है आपातकाल की, जिसने देश की इस शान वाली लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया था। आज इमरजेंसी की 50वीं बरसी है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर आज हम आपको इससे जुड़ी एक खास किस्सा बताने जा रहे हैं। इमरजेंसी के बाद जो कुछ हुआ उस हादसे से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये सभी जानते हैं कि सरकार ने कैसे अपनी ताकत का दुरुपयोग कर पूरे देश को एक जेल में तब्दील कर दिया था। लेकिन आज हम आपको उससे भी उसकी एक ऐसी कहानी बताएंगे कि कैसे लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका यानी अदालत के एक फैसले को ना मानने की जिद ने पूरे देश को गहरे जख्म दे दिए। इमरजेंसी के पूरे होने पर हम बात करेंगे उस जज की जिन्होंने इस साहसिक फैसला देने का हिम्मत दिया। हम जानेंगे कि इमरजेंसी लागू होने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के कमरा नंबर 24 में क्या हुआ था और न्यायाधीश को एक सही फैसला सुनाने के कारण कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में पहली बार आजाद भारत में लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित किया था। इस फैसले को हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अदालत के कमरा संख्या 24 में सुनाया था, जिसके बाद पूरे देश का दृश्य बदल गया था। आज के समय पर जब उस कमरे को कोर्ट रूम 34 या न्याय कक्ष कहा जाता है, ये पूरी कहानी उस राजनारायण द्वारा दायर किए गए मामले से शुरू हुई जिसमें उन्होंने 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठा दिए थे। उस चुनाव में उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ संयुक्त समाजवादी पार्टी के विपक्षी उम्मीदवार के रूप में रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था। राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली और सरकार द्वारा मशीनरी के गलत उपयोग का आरोप लगाया था। उन्होंने चुनाव में आए परिणाम को अदालत में चुनौती दी थी। ये मामला जब दर्ज हो गया तो उस समय इस मामले के पहले न्यायमूर्ति विलियम ब्रूम थे। बता दें कि ब्रूम आजाद भारत के आखिरी ब्रिटिश जज भी थे। हालांकि मामला दर्ज होने के कुछ दिनों बाद ही दिसंबर 1971 में उनका रिटायरमेंट हो गया। इसके बाद राजनारायण द्वारा दायर की गई याचिका जस्टिस BN लोकूर और KN श्रीवास्तव के सामने पहुंची, लेकिन ये दोनों भी मामले की सुनवाई करते करते रिटायर हो गए। जिसके बाद 1975 में ये मामला जस्टिस सिन्हा की बेंच पर आया था। इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। दोनों तरफ के गवाहों की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से कई चर्चित हस्तियों ने गवाही दी। इंदिरा गांधी की ओर से योजना आयोग के उपाध्यक्ष PN हक्सर ने पहुंचे थे। वहीं राजनारायण की ओर से भारतीय जनसंघ के कई फेमस चेहरे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने अपना पक्ष रखा था। इंदिरा गांधी की ओर से SC खरे बहस कर रहे थे, वहीं राजनारायण की ओर से शांति भूषण और RC श्रीवास्तव अदालत में बहस कर रहे थे। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की। मामले की सुनवाई के दौरान इंदिरा गांधी की ओर से उनके बेटे राजीव गांधी और बहू सोनिया गांधी ने भी गवाही दी। अदालत में काफी गहमा गहमी का माहौल था। इसके बाद 17 मार्च 1975 को खुद इंदिरा गांधी गवाही देने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी। क्योंकि ये मामला इंदिरा गांधी से जुड़ा था तो सुरक्षा कारणों को देखते हुए कोर्ट रूम नंबर 24 जो कि दूसरी मंजिल पर स्थित था उससे चुना गया। बताया जाता है कि आमतौर पर अदालत में गवाही देने के लिए कटघरे में खड़ा होना होता है, लेकिन इंदिरा गांधी को कुर्सी दी गई थी। हालांकि उनके वकील द्वारा अदालत में यह भी अनुरोध किया गया था कि एक आयोग बनाया जाए जो दिल्ली जाकर उनके बयान को दर्ज कर सके, लेकिन उनके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। इंदिरा गांधी के बयान देने के बाद भी कुछ दिनों तक बहस चलती रही। इसके बाद अदालत में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गईं। राजनारायण के वकील रहे शांति भूषण के बेटे प्रशांत भूषण ने अपनी किताब में लिखते हुए ये कहा है कि इस दौरान जस्टिस सिन्हा और उनके परिवार को काफी दबाव का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि फैसला लिख रहे जस्टिस सिन्हा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और किसी से भी नहीं मिलते थे। मिलने वालों से उनके परिवार झूठ बताते हुए कहते थे कि सिन्हा अपने बड़े भाई से मिलने के लिए उज्जैन गए हैं। जस्टिस सिन्हा के बेटे और जस्टिस विपिन सिन्हा बताते हैं कि उस समय में तब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था। वो समय हमारे पूरे परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल भरा था। कई सारे फ़ोन आते थे और गंदी बातें कहते थे, लेकिन हम अपने पिता को कभी भी फ़ोन नहीं उठाने देते थे। 12 जून को कई सारे बहस और दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस सिन्हा ने अपना फैसला सुना दिया। फैसले में इंदिरा नेहरू गांधी को लोकसभा के लिए निर्वाचन शून्य घोषित किया गया और अगले 6 साल के लिए उन्हें
अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस फैसले ने सबको दंग कर दिया। इंदिरा गांधी के वकील एस.सी. खरे के भतीजे ने फैसले पर स्टे के लिए हाथ से एप्लीकेशन भी लिखा, लेकिन जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले पर 20 दिन का स्टे लगा दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि स्टे एप्लीकेशन को टाइप करने तक का समय नहीं गया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि एप्लीकेशन को टाइप करने का समय नहीं मिला। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. कृष्णा अय्यर ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि इंदिरा गांधी को एक सांसद के तौर पर मिलने वाले सभी विशेषाधिकार बंद कर दिए जाएं और उन्हें मतदान से भी वंचित कर दिया जाए। हालांकि उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहने की छूट दी गई थी। ऐसे में इंदिरा गांधी के पास अपने पद से इस्तीफा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। कहा जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी के इस्तीफा देने के तैयार थी। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो ने द रेड साड़ी में लिखा है कि इंदिरा गांधी इस्तीफा देना चाहती थी, लेकिन संजय ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वो मां को दूसरे कमरे में लेकर गए और समझाया कि अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो विपक्ष आपको किसी भी बहाने से जेल में डाल देगा। इंदिरा गांधी को बेटे संजय गांधी की ये बात ठीक लगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया, जो पूरे देश के लोकतंत्र पर काला धब्बे की तरह काम किया। इमरजेंसी लगभग 21 महीने तक चली। इस दौरान सभी विपक्षी नेताओं को और कई बड़े बड़े पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया गया। उन सभी को सजा मिली जिसने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई। अदालत के आदेश को ना मानने की जिद ने पूरे देश का रंग बदल दिया था। इंदिरा गांधी के निर्वाचन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अपना अपना फैसला सुना चुके थे। पूरे देश में जयप्रकाश नारायण, जिसे हम जेपी नारायण आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। संजय गांधी ने भी प्रधानमंत्री के तत्कालीन सचिव आर.के. धवन के साथ मिलकर बसों में भरकर इंदिरा गांधी के समर्थन में रैलियां करवाईं, लेकिन उन पर जेपी के आंदोलन भारी पड़ गया। अब 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की एक बड़ी रैली होना तय हुई थी। इसको लेकर आईबी को विद्रोह के इनपुट मिले थे। बस फिर क्या था, इंदिरा गांधी ने कैबिनेट में चर्चा किए बिना देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आधी रात को इमरजेंसी लगाने के पेपर पर दस्तखत भी कर दिए। 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल 21 महीने तक चला और 1977 में खत्म हुआ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे विवादास्पद समय था। इस दौरान विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, जिनमें जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता भी शामिल थे। संजय गांधी ने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को उन लोगों की लिस्ट सौंप दी थी जो इमरजेंसी के विरोध कर रहे थे। आदेश साफ था, विरोध की हर आवाज को दबा दिया जाए। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली जयपुर और ग्वालियर की राजमाताओं को भी इस दौरान गिरफ्तार करके तिहाड़ भेज दिया गया था। अखबारों में इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई अखबार कुछ भी खबर ना छपे, इसके लिए अखबारों की बिजली काट दी गई। अखबारों में सेंसरशिप लागू कर दी गई। कांग्रेस के बड़े नेता और अधिकारी अखबारों के दफ्तरों में बैठकर हर खबर को पढ़ने के बाद ही छपने की इजाजत देते थे। मोरो ने अपनी किताब में लिखा, संजय गांधी देश की समस्या की प्रमुख वजह बढ़ती जनसंख्या को मानते थे। पूर्व में कॉन्डोम को लेकर अभियान चलाए गए थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद संजय गांधी ने मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि वो सख्ती से नसबंदी अभियान को लागू करें। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता ने सिर्फ 3 हफ्ते में ही 60,000 लोगों की नसबंदी के ऑपरेशन करवा दिए थे। इसके बाद दूसरे राज्यों पर भी दबाव पड़ा और उन्होंने अधिकारियों को टारगेट दे दिए। नसबंदी करवाने वालों को 120 रुपए या 1 टीन खाने का तेल या रेडियो लेने का विकल्प भी दिया गया था। देश भर में लोगों को जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी कार्यक्रम को चलाया गया। जबरदस्ती नसबंदी कार्यक्रम के बारे में राजीव गांधी से लेकर तमाम अन्य नेताओं ने इंदिरा गांधी को बताया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिर एक व्यक्ति 5 दिन पैदल यात्रा करके उनके दिल्ली स्थित कार्यालय में पहुंचा। पेशे से टीचर इस व्यक्ति ने बताया कि प्रशासन ने उनकी जबरन नसबंदी कर दी है। पुलिस ने उनके मुंह पर मुक्के मारे। वो चिल्लाते रहे कि उनकी सिर्फ एक बेटी है, लेकिन वह लोग नहीं माने और उनकी जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई।
उस व्यक्ति ने इंदिरा गांधी को बताया कि पुलिस रात में ग्रामीणों को घेर कर उन्हें नसबंदी के लिए उठाकर ले जाती थी। इसके बाद वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। इस व्यक्ति से मिलकर इंदिरा गांधी खूब आहत हुई। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी परिवार नियोजन के लिए लोगों से जबरदस्ती नहीं करेगा। जब इंदिरा गांधी ने ये आदेश दिया उस समय संजय गांधी घर पर नहीं थे। आखिरकार 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने की घोषणा की। इसी के साथ कई विपक्षी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि कई अन्य नेता अब भी जेलों में बंद रहे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर आपातकाल का अंत नहीं हुआ था। आधिकारिक तौर पर 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ। इससे पहले 16 से 20 मार्च को चुनाव हुए और इंदिरा गांधी व कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। जनता दल सहित विपक्षी पार्टियों को जबरदस्त सफलता हाथ लगी और उन्होंने लोकसभा की 298 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस 154 सीटों पर सिमट गई। इंदिरा गांधी को स्वयं भी रायबरेली सीट से राजनारायण के हाथों हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस देश जैसे उत्तर भारत के कई राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली थी। चुनाव परिणाम आने के बाद 21 मार्च को आखिरकार आपातकाल के खात्मे की घोषणा की गई। कई परेशानियों को झेलने के बाद भी जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले को नहीं बदला था, जो देश की ताकत को दर्शाता है। 2008 में जस्टिस सिन्हा का निधन हो गया। जस्टिस सिन्हा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने इस खास फैसले को लेकर कहा था कि मेरे लिए ये एक मामला बाकी अन्य मामलों की ही तरह था। मैंने इस पर वही फैसला सुनाया जो सही था और फैसला सुनाने के साथ ही मेरा काम पूरा हो गया।